कल हमने पढ़ा था वीडिंग रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनको जो हमें नहीं पसंद, जो घास वगैरह होती है, उनको कैसे हटाया जाए। अब आज हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग द क्रॉप्स, मतलब कि हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एंड विनोइंग कैसे की जा सकती है क्रॉप्स की। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैटर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मतलब कि क्रॉप को जब वो पूरी तरीके से बड़े पौधे हो जाते हैं तब उनकी जो कटिंग होती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। द हार्वेस्ट पीरियड डिफर्स क्रॉप टू क्रॉप्स। राइस क्रॉप्स इज हार्वेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन, मतलब कि एक टाइमिंग बाद जो है वह क्रॉप्स को कट कर दिया जाता है। जैसे राइस जो है उसको जून से सितंबर के बीच काटा जाता है। वीट जो है उसको भी एक पीरियड, मतलब नवंबर से अप्रैल के टाइम काटा जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ सेलेस क्रॉप इज डन एज मैनुअली विथ द हेल्प ऑफ सिकल और विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर, मतलब एक ट्रैक्टर को अटैच करके हार्वेस्टर में भी इसको हार्वेस्टरिंग की मशीन को लगाकर इसको काटा जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम द कट क्रॉप, और हार्वेस्टर करने के बाद हमारे जो क्रॉप्स हैं वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं और कट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स ऑफ द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और जो प्रोसेस होती है सेपरेट थ्रेसिंग, मतलब कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ। सबसे पहले जो पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए मटर के पौधे हैं, ठीक है, तो वो पहले तो छोटे से बड़े हुए, ठीक है, इसके बाद जब वो पूरे तरीके से बड़े हो जाते हैं तब उनमें क्या मतलब कि पूरी तरीके से बड़े हो गए हैं, सूख गए हैं, अब बारी आ गई हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग में उनको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद जो थ्रेसिंग होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। मतलब अभी मटर के जो छिलके हैं उनको तो हटाना पड़ेगा, पत्ते वगैरह को हटाना पड़ेगा, तो हार्वेस्टिंग में वैसे भी पत्ते वगैरह सब हट जाते हैं, बट बहुत सी छिलके ऐसे रह जाते हैं जो अभी नहीं हटते हैं। तो इसके बाद होती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में जो है जितने भी ग्रेन्स के चाफ जो हैं उसे हटा दिया जाता है, और इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ एनिमल, मतलब थ्रेसिंग जो है वह मैनुअली तरीके से भी पूरी हो जाती है या किसी चीज़ की हेल्प से। तो देखिए थ्रेसिंग के भी 3-4 टाइप्स हैं। फर्स्ट ये है वाटर हार्वेस्टिंग टाइम, वेट एट हार्वेस्ट टाइम, मतलब कि गेहूँ को कैसे हार्वेस्टिंग के टाइम किया जाता है। इसके बाद है मैनुअल थ्रेसिंग, मतलब कि मैनुअल थ्रेसिंग कैसे की जाती है, मतलब कि ऐसे डायरेक्टली यदि उसका एक गट्ठा बनाकर कट किया जाए तो ऐसे भी कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मशीन होती है थ्रेसिंग यूजिंग अ कंबाइन, मतलब कि एक मशीन होती है जिसके यूज़ से हम भी मतलब कट कर सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक मशीन होती है जिसको थ्रेसर कहते हैं। ए स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज़ यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, और एक मशीन है जिसको कंबाइन भी कहते हैं जिसका यूज़ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग करने के लिए होता है। तो फार्मर्स विल स्मॉल होल्डिंग एंड लैंड्स टू सेपरेट एंड ग्राइंड chaff बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब एक और प्रोसेस होती है विनोइंग। विनोइंग मीन्स, विनोइंग में क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं स्मॉल होल्डिंग लैंड्स को सेपरेट करने के लिए ग्रैंड्स को क्या करते हैं, साफ करते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वो विनोइंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ ग्रैंड्स एंड chaff इज मेड फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, मतलब कि इसमें हम, जैसे आपने कई बार गेहूँ नहीं, मक्का में वो छोटे छोटे से वो जैसे कचड़ा मान लीजिए होता है उसमें, तो उसको हम काफ़ी ऊपर ऊंचाई तक फेंकते हैं और नीचे लाते हैं, फिर फेंकते हैं और नीचे लाते हैं। ऐसा आप लोगों ने फार्मर्स को देखा होगा, वो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कचरा है वो हवा में रह जाता है और जो अनाज है वो भारी होने के कारण नीचे आ जाता है, तो इससे उसको हटाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, विनो। देखिए फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको इतना ऊंचा उठा के, मतलब उछाल के रिटर्न किया जाता है, जैसे कचरा हवा में रह जाता है और अनाज जो है वो नीचे।
तो ये जो प्रोसेस होती है वो विनोइंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस द ग्रेन चाफ मिक्सचर इज ग्रेजुअली ब्लो अवे बाय द वाइन ड्यू बीइंग लाइटर एंड ग्रेन फॉल्स वर्टिकली, मतलब कि मैंने आपको जैसा भी बताया कि ऊपर हम उसको उछालते हैं, वो भारी होने के कारण नीचे आ जाता है क्या अनाज, और जो कचरा है वो हवा में रह जाता है। अब इसके बाद है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब कि ग्रेन्स को स्टोर कैसे करके रखना चाहिए। तो स्टोरेज, वंस द ग्रेन्स आर सेपरेट फ्रॉम द चाफ दे नीड टू बी स्टोर्ड। अब जब सब कुछ हो गया, साफ भी हो गया अनाज, अब उसकी बारी किसकी है कि उसको हम सेपरेट कैसे करके रखें। तो सेपरेट करने के लिए क्या होता है, बिफोर दे आर मेड अवेलेबल फॉर अस द कंजप्शन द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर सिंस मॉइस्चर एंड कॉज माइक्रो ग्रोथ। जैसे आपने देखा होगा कि घर पे भी मतलब हमारे घर के बड़े, आपकी मम्मा लोग गेहूं को सुखा के रखती हैं, और ऐसा सुखा के रखते हैं कि बारिश के टाइम भी उसमें हल्का सा भी, मतलब बारिश की हवा भी नहीं लगनी चाहिए कहते हैं, क्योंकि यदि हवा भी लगती है तो गेहूँ ख़राब हो सकती है। तो ऐसे ही हमें ये सारा अनाज जो है उसको इस तरीके से सेपरेट करके रखना होता है, इस तरीके से स्टोर करके रखना होता है जिससे बिल्कुल भी वो ड्राई ना हो। ड्राई नहीं मतलब कि किसी भी प्रकार से उसमें पानी ना हो, नहीं तो वो ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद इसमें है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। अब ये तो हमारा हो गया, स्टेप्स हमने पढ़ ली पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। अब बारी है स्टोरेज में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रखी जाएं जिससे हमारा जो अनाज है वो सुरक्षित रह सके। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिशन ऑफ लाइफ, इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड। नाइट्रोजन जो है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिनकी ज़रूरत फॉर्मेशन के लिए पड़ती है बहुत ज़्यादा बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स में, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन है एंड न्यूक्लिक एसिड है। नाइट्रोजन ऑक्यूर्स इन द एटमॉस्फेयर एज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो है वह कहाँ से, वातावरण से नाइट्रोजन गैस को ले लेती है। इन स्पाइट ऑफ इट्स